Good morning. Today is 23rd December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर छोटा आर्टिकल है इनकम टैक्स के रेट्स के बारे में, कैसे जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के जो लोकेशंस हैं उन पर छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, और कैसे ब्लैक मनी को कुछ एक्सटेंड पर लोकेट कर पाने में इनकम टैक्स अथॉरिटी सफल हो पाई हैं। नीचे जो आर्टिकल है पोलैंड के बारे में आर्टिकल है। पोलैंड में एक तरह से जो डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट हो रही है और इसी बात पर यूरोपियन काउंसिल जो है उसने लताड़ लगाई है और वार्निंग दी है पोलैंड को। ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस नज़रिए से हम एक अलग नज़रिए से इसको डिस्कस करेंगे, वो अब आएगा। ये जो आर्टिकल है देखिए, ये है जो ट्रंप ने अभी ताइवान को कॉल किया था इलेक्ट होने के बाद में, तो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी का एक उल्लंघन है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे उसी के बारे में ये आर्टिकल, हाँ हम इसे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे। ये देखिए कोची का आर्टिकल है एक। कोची में एक बाय एनियल यानी 2 साल में एक प्रोग्राम होता है, कल्चरल एग्जीबिशन, जो कुछ भी आप इसे कहिए, तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, 3-4 पॉइंट्स इसमें से उठाएंगे ताकि हम अपना आंसर अटैम्प्ट कर सकें और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पूरा, क्या हमें सीरिया में इंटरवेन करना चाहिए, या सीरिया के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर एलोपो में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुए हैं। तो ये एथिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप देखते हैं सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स की रेट्स हुई हैं उनका क्या किसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो पेपर 3 के लिए साफ साफ इकोनॉमिक्स में वो इंपॉर्टेंट है, ब्लैक मनी से रिलेटेड। दूसरा ऐसे में देखिए, अभी इस डिमोनेटाइजेशन के बाद में जिस तरह से हाई प्रोफाइल रेट्स हो रही हैं, जैसे अब देखिए तमिलनाडु का केस देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी के घर पर रेड हुई, उनके ऑफिस पर रेड हुई। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि अब हम सॉफ्ट पावर नहीं रहे, अब हम ऐसी पावर बन गए हैं कि हम जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है उसे ले पाने में सक्षम हो रहे हैं। जैसे हाई प्रोफाइल, पहले लोग कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं होता, पॉलिटिशियन का कुछ नहीं होता, उस तरह की टेंडेंसी से हम दूर जा रहे हैं। इस तरह का एक पॉइंट हम लिख सकते हैं ऐसे के अंदर में। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन देखिए साफ साफ ये बनता है कि डिमोनेटाइजेशन हैज ब्रॉट द मिक्स्ड फ्रूट, मतलब दोनों तरह के फायदे या नुकसान हुए डिमोनेटाइजेशन से। पीपल हैव सफर्ड, लोगों ने सफर किया, बट इट आल्सो हैज लिटिल गेन टू चीयर। इस पे कमेंट कीजिए इस पूरी बात पर आप। तो अब देखते हैं कौन सा ये लिटिल गेन है, कौन सा ये मोर पेन है। कंटेक्स्ट तो आपको पता ही होगा डिमोनेटाइजेशन, और लोगों ने सफर किया इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिटिल गेन है क्या? देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जब लंबी लंबी कतारें लग रही थी तो कुछ लोग जो हाई प्रोफाइल लोग थे जैसे ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफिशियल्स की सहायता से, इनकी संलिप्तता से, सहभागिता से कुछ हद तक ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने पाने में सफल हो गए हैं। जैसे आपको पता लगा कि देखा ही होगा, इनकम जो एक्सिस बैंक है उनके बैंक ऑफिशियल्स भी संलिप्त पाए गए इस तरह की एक्टिविटीज़ में। ऊपर से देखिए जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने कई जगह छापे मारे और कुछ हद तक इन्होंने कई बड़ी मछलियां पकड़ी। मतलब पहले लोग कहते थे कि छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, बड़ी मछलियां जैसे अब जो तमिलनाडु के हैं चीफ सेक्रेटरी, उनका एक पारसमल है जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका नाम सामने है। और भी कई लोकेशंस में काफ़ी बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं। और इनमें से कौन कौन से, जैसे कि माइनिंग बैरन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस, इन सब के नाम सामने आए हैं। और लिटिल गेन है क्या? देखिए ये इनका नाम है चीफ सेक्रेटरी का। इन हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ पे जो छापे पड़े हैं, कम से कम एक सिग्नल देता है कि देखिए, सिग्नल इस तरह का है कि हालांकि बहुत पैसे पकड़े गए हैं, फिर भी ये टिप इन द आइसबर्ग है। एक तरह का सिग्नल जो है कि हाँ भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, ब्लैक मनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऊपर देख लीजिए, जो बहुत सारे ऐसे छापे पड़े तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर में। लेकिन ये तमिलनाडु और कर्नाटका का सिर्फ फेनोमेनन नहीं है, पूरे इंडिया का ये फेनोमेनन है। लेकिन अगर देखिए दूसरे स्टेट्स में अगर लोग नहीं पकड़े गए तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ थोड़ी वीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटका में ज़्यादा पकड़े गए। इसका मतलब यहाँ पे जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या फिर दूसरी ईडी वगैरह की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा एक्टिव है आप कह सकते हैं। लेकिन अब वही बात सामने आ रही है, ब्लैक मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो पकड़े गए हैं पैसे वो सिर्फ एक टिप इन द आइसबर्ग है, कुछ भी नहीं है जो पकड़े गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अब जबकि डिमोनेटाइजेशन जब ये डिक्लेयर हुआ था तब क्या थे, 15.4 लाख करोड़ तब सर्कुलेशन में थे, और डेडलाइन है 30 दिसंबर की, और 10 दिसंबर तक अभी तक जैसे आरबीआई ने कहा कि 12 लाख करोड़ तो वापस ही आ चुके हैं।
यानी कहने का मतलब है कि 30 दिसंबर आते आते एक बड़ी संख्या में जितना सर्कुलेशन में था उतना ऑलमोस्ट 14-15 तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, ऐसा कहना है जो सेक्शंस है, काफ़ी इकोनॉमिस्ट है उनका। तो देखिए 14-15 अगर वापस आ जाएगा तो डेफिनेटली काफ़ी संख्या में लोग अपना मनी जो है ब्लैक टू वाइट कन्वर्ट करवाने में सफल हो पाए हैं। और दूसरा ये देख लीजिए, सरकार ने जो एक नई स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अगर लोगों के पास में ब्लैक मनी होता तो क्या होता, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता कि कम से कम वेस्ट जाने से तो अच्छा है, कम से कम जो भी है 50% तो हमें मिलेगा उसका। तो लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा भी काफ़ी कम लोग उठा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट करवा लिया है। अगर लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट नहीं करवाया होता इलीगल मीन से, बैंक की सहायता से, जो बैंक के करप्ट लोग हैं, सभी नहीं, जो कुछ बैंक के करप्ट लोग हैं उनकी सहायता से, तो ये इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, लेकिन इस स्कीम में लोग आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है ना कि वो दूसरे मीन से आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दूसरा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर है। अब देखिए सारे के सारे अगर पैसे वापस आ गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से किरकिरी होगी और लोग कहेंगे कि इतना बड़ा सब्जेक्ट जो डिमोनेटाइजेशन का जो है ये स्टेप उठाया गया फिर भी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी दृष्टिकोण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक जो अपने एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस कर दिए हैं और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रेट्स देखने को मिलेंगी। इस तरह का ये आर्टिकल है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं पेपर 3 में। और देखिए अगला आर्टिकल जो है वो उसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए ये आर्टिकल है, ये पोलैंड का एक आर्टिकल है। हो क्या रहा है, पोलैंड में एक तरह से डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पे भी सरकार अपने लॉयलिस्ट को इस्टेब्लिश कर रही है। तो इसका देखिए पेपर 2 के लिए इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। लाइक ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पोलैंड। अब देखिए इंटरलिंक कीजिए, ये आर्ट है, ये थोड़ा सीखने की हम कोशिश करते हैं इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं। देखिए पोलैंड में अब वहाँ पे डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है, तो डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है तो वहाँ के यूरोपियन यूनियन ने लताड़ लगाई है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप ऐसा मत होने दीजिए। अब इंटरलिंकिंग ऐसे कीजिए कि आप अगर सार्क में ऐसा होता है, मतलब आप देख लीजिए बांग्लादेश में बहुत कुछ होता है, नेपाल में बहुत कुछ होता है, क्या सार्क में इतनी हिम्मत है कि नेपाल को कह के, भूटान को या फिर बांग्लादेश को कह के कि आपके देश में डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है, आप कुछ एक्शन लीजिए? नहीं। तो इंटरलिंकिंग ऐसे हो सकती है इसकी कि यूरोपियन यूनियन इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे एशिया में क्यों नहीं है? तो इस तरह से आप एक पॉइंट दे सकते हो कुछ। अगर आप कल को सार्क डिस्कस करते हो तो आप कह सकते हो कि हमारी जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो यूरोपियन यूनियन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहां पे तो यूरोपियन यूनियन ने तो पोलैंड को डेमोक्रेसी डाइल्यूट होने पर उनको एक वार्निंग दी, लेकिन हमारे में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस तरह से आप आपस में इंटरलिंकिंग कर सकते हो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉइंट्स की। मतलब अगर आप आज ना भी आपको पता लगा हो तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम इंटरलिंकिंग और भी करेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए अलग ढंग से क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब सार्क का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, फिर भी क्वेश्चन बन सकता है। रीजनल इंटीग्रेशन इन यूरोप इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन इन द साउथ एशिया, डिस्कस इट विद द रिसेंट कैंसिलेशन ऑफ सार्क समिट। अब देखिए यूपीएससी ऐसे इंटरलिंकिंग करता है। सबसे पहले तो हम पोलैंड की लोकेशन देखते हैं, ये देख लेते हैं। पोलैंड की लोकेशन यहाँ पे है, ये देखिए हाईलाइट करूँ, यहाँ पे है। साथ ही के पड़ोसी देश देख लीजिए, जर्मनी के साथ इसकी सीमा भिड़ती है। नीचे देखिए चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, साइड में यूक्रेन है, बेलारूस है। ध्यान से देख लीजिए, आपका टेस्ट होगा। फ्रांस है, देख लीजिए दोबारा से देख लीजिए, फ्रांस है और यहाँ पे जर्मनी है, बेल्जियम भी है, ये रहा बेल्जियम, और ये सारे देश हैं, हंगरी। ठीक है, तो टेस्ट होगा आपका, याद रखिएगा। ऊपर से ये जो है हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, इनकी जो है एचआर जो इनकी एचडीआई होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इनमें काफ़ी अच्छा होता है। डेनमार्क का भी अच्छा है। तो ये पोलैंड, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, अब तो यूक्रेन, अब तो याद हो ही गया होगा सब। तो अब देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है ऐसे होता है। वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। यूरोपियन जो यूनियन है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, वहाँ की अपनी पार्लियामेंट भी है, यानी यूरोप के देशों की एक बड़ी पार्लियामेंट। ये देखिए यहाँ पर यूरोप के देशों की सभी देशों के ऊपर में अलग से पार्लियामेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहाँ जमा होते हैं। यूरोपियन काउंसिल क्या होती है वो देख लीजिए आप। यूरोपियन काउंसिल होती है जो यूरोप के जो इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का समूह इकट्ठे होकर जो डिसीजंस लेते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो भी इसके होते हैं। बस ये है, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यूरोपियन काउंसिल भी होती है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी होती है और ये कोर्ट भी है। तो इसे जब हम अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करेंगे तब ये यूरोपियन यूनियन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है आगे, अब आर्टिकल में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ले लेते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन ने अब वार किया।
ये वार्न किया, ये देखो वार्सा को, जो उसकी पोलैंड की राजधानी है, रूल ऑफ लॉ के लिए, कि वहाँ पर जो ये इनके कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, क्या है इनका नाम, जार्सोला, और ये कुछ नाम अजीब सा है, विच रन्स द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली टिंकर्ड विद द अंडरमाइंड एंड इंस्टीट्यूशंस। ये कहते हैं, यूरोपियन यूनियन कहती है कि आपके देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडरमाइन हो रहे हैं, आप अपने लॉयलिस्ट को लगा रहे हो, वहाँ पे मीडिया की फ्रीडम हर्ट हो रही है, और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है, वोटिंग राइट्स भी छीने जा रहे हैं। तो इस तरह की देखिए यूरोपियन यूनियन का कर्तव्य क्या है। यूरोपियन यूनियन यह भी देखता है कि जो जितने भी उनके मेंबर कंट्री हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हनन ना हो, और डेमोक्रेसी पहली कंडीशन है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने वार्न किया है कि डेमोक्रेसी तो पहली कंडीशन है कि जिसके बेस पे आप यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए हो, और वही डेमोक्रेसी आपके देश में हर्ट हो रही है। तो इसीलिए इन्होंने वार्न किया पोलैंड को। अब देखिए दूसरा, अब उसके बाद में एक दूसरी भी बात कही है यूरोपियन यूनियन ने कि अगर आप ऐसा ही होता रहता है तो हम मजबूर होंगे, यूरोपियन काउंसिल में हम आपके वोटिंग राइट्स छीन लेंगे। यूरोपियन काउंसिल आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। यूरोपियन काउंसिल जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है इसमें, यूरोपियन काउंसिल में। यानी अगर ऐसा ही होता रहा पोलैंड में तो यूरोपियन काउंसिल में इनकी जो है, इनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो वोट नहीं कर सकेंगे। बस इतना ही इस आर्टिकल में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब वो सब कुछ छोड़िए कि पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी हर्ट हो रही है, कैसे वो राइट्स नहीं दे रहे, कैसे दे रहे हैं, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक एंगल इंपॉर्टेंट था, वो हमने डिस्कस किया। तो हाँ जी, ये रहा आपका टेस्ट। तो यहाँ पे बताइए ये कौन सा देश है, 1, 2 और 3, 3 देशों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे 3 कौन कौन से देश हैं, 1, 2, 3। तो आगे चलते हैं। अब अगले आर्टिकल की क्या यूटिलिटी है देखिए, और यूटिलिटी देखिए, हम ये बीच वाला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी नहीं आएगा, इस पे कुछ नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको भी हम इंटरलिंकिंग की दृष्टिकोण से देखेंगे। पेपर 2 के लिए साफ साफ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लेस चांसेस हैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आने के। ये मेनली रिलेशंस बिटवीन द यूएसए एंड चाइना है, और वो भी ताइवान पे फोकस्ड है। पूरा का पूरा आर्टिकल ताइवान पे ये फोकस्ड है, और कैसे यूएस और चाइना के रिलेशंस और स्टेबिलिटी इन द साउथ चाइना सी। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विद द रिसेंट चेंज स्टांस ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, रिलेशन बिटवीन चाइना एंड द यूएस आर टेकिंग न्यू टर्न, व्हाट रिपरकशंस इट मे हैव ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ईस्ट चाइना रीजन। देखिए यह क्वेश्चन भी क्या पता ना ही आए, क्योंकि चाइना और यूएस का हो गया, और ज़्यादातर यूपीएससी जो फोकस करती है इंडिया के रिलेशन पर फोकस करती है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वट रिपरकशंस इट मे हैव ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ईस्ट एशिया रीजन। जो ये एपेक वगैरह का ये साउथ चाइना सी है, इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। साउथ चाइना सी मान लीजिए आप, यहाँ पे तो इंडिया भी अपना तेल निकाल रहा है वियतनाम के अंदर, इंडिया एक्सरसाइजेज भी करता है, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान के साथ करता है, यूएस के साथ करता है। इंडिया जो यूएस की चाइना टू जो एशिया टू पिवट पॉलिसी है उसमें सहभागीदार है। तो इंडिया का काफ़ी यहाँ पे अब एक्टिव रोल दिख रहा है साउथ चाइना सी में। तो कल को यहाँ स्टेबिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा, इसलिए इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। देखिए इसका कंटेक्स्ट जाने तो ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दौरान काफ़ी क्रिटिसाइज किया चाइना को, कैसे चाइना अपनी करेंसी डिवेल्यूएट करता है और एक्सपोर्ट बढ़ाता है, सस्ते प्रोडक्ट्स भेज देता है यूएस के अंदर में, कैसे चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और जॉब्स पे कब्जा जमाए हुए है, कैसे चाइना साउथ चाइना सी में एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए है। इन तीनों बातों का ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया अपने कैंपेन के दौरान में, और रिजल्ट के बाद में भी उन्होंने ताइवान को कॉल किया। और जबकि ताइवान एक चाइना का पार्ट चाइना कहता है, चाइना कहता है कि देखिए ताइवान जो है हमारा एक पार्ट है, और हमेशा वो एफर्म करता है वन चाइना की पॉलिसी को। तो अब हम ये जानेंगे कि वन चाइना पॉलिसी क्या है आने वाली स्लाइड्स में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सी टाइमलाइन इसको डिस्कस करते हैं। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए थोड़े वर्ड्स में देखिए 1949 में एक चाइना की रेवोल्यूशन हुई। चाइना के रेवोल्यूशन में 2 थे, एक थी KMT, एक सेकेंड, ये KMT, अरे पेन चल जा भाई, एक थी देखिए KMT और दूसरी थी वहाँ पे माओ की कम्युनिस्ट पार्टी। KMT और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, देखिए ये दोनों लड़ रही थी सत्ता प्राप्ति के लिए, और चाइनीज रेवोल्यूशन यानी सिविल वार उस टाइम पे चाइना को चल रहा था। तो यूएस ने सपोर्ट किया KMT को, क्यों? क्योंकि देखिए जो माओ की पार्टी थी वो तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी तो USSR को सपोर्ट करती थी, और उस टाइम पे यूएस का USSR के साथ में कोल्ड वार चल रहा था। शुरुआत ही हुई थी हालांकि उस टाइम, लेकिन कोल्ड वार चल गया था। तो देखिए उस टाइम पे यूएसए ने सपोर्ट किया KMT को, लेकिन KMT हार गई। KMT हार के चली गई कहाँ? ताइवान के अंदर में।
यानी जो KMT का ग्रुप था वो चाइना से, मेनलैंड चाइना से भागकर ताइवान में चला गया, और जो मेनलैंड पे था उसका वहाँ पे कब्जा हो गया माओ की कम्युनिस्ट पार्टी का। अब देखिए आने वाले टाइम में क्या हुआ, आने वाले टाइम में यही 1971 तक यूएस ने इस मेनलैंड को जो चाइना था उसको मानने से इनकार कर दिया। यानी जो यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई लड़ रही थी, एक KMT एक माओ की कम्युनिस्ट पार्टी, तो इन दोनों में से जो KMT हार कर यहाँ चली गई थी, यूएस कहता था कि यही असली चाइना है और जो मेनलैंड चाइना ये असली चाइना नहीं है जहाँ पे माओ का कब्जा है। फिर 1971 में एक जो किसिंजर थे, निक्सन किसिंजर, उनकी विजिट के बाद में यहाँ पे स्थिति में सुधार हुआ और 1971 में जाके यूएस ने माना कि ये जो चाइना है वो मेन चाइना है, कोई बात नहीं हम मान लेते हैं। 1971 में उन्होंने मान लिया इस चीज़ को, और 1979 में एक नया एग्रीमेंट सामने आया। 1979 में जब देखिए, अब जबकि यूएस ने मान लिया कि ये मेन चाइना है, तो एक और डर पैदा हो गया ताइवान को, जो KMT यहाँ पर भाग के गया था, तो यहाँ पे इनको डर पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं चाइना, मेनलैंड जो चाइना है अब हम पे कब्जा करेगा, हम पे अटैक करेगा। तो यूएस ने एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करी। यूएस ने इनको कहा कि हम आपको तो मान लेते हैं आप मेन चाइना हो, लेकिन इनको भरोसा दिलाने के लिए, यानी जो ग्रुप KMT भागकर ताइवान में गया था और अलग देश बनने की कोशिश कर रहा था, तो यूएस ने कहा 1979 में एक एक्ट साइन किया। इस एक्ट में देखिए ये नाम है इसका, ताइवान रिलेशन एक्ट। ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत इन्होंने इस ताइवान को कहा यूएस ने कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कल को कोई आप पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो हम आपकी आर्म से सहायता करेंगे, यानी फोर्स भी लगा देंगे लेकिन आपकी सहायता हम करेंगे। तो इस तरह की बात यूएस ने ताइवान को कही, यानी वो जो एक्ट है वो आज भी एप्लीकेबल है। आज भी अगर चाइना कोशिश करता है ताइवान को फोर्सफुली हड़पने की, तो यूएस को इस एक्ट के तहत अपनी फोर्सेज वहाँ पे, अपनी सेना वहाँ पे भेजनी पड़ेगी। और दूसरा देखिए 1992 में एक कंसेंसस एक्ट भी सामने आया। कंसेंसस एक्ट में क्या हुआ, कंसेंसस एक्ट में ये हुआ कि ताइवान ने मान लिया और चाइना ने भी मान लिया कि दोनों ने सपोर्ट किया वन चाइना पॉलिसी को, दोनों ने वन चाइना की पॉलिसी को सपोर्ट किया, लेकिन दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। ये वाला चाइना कहता है कि हमारा दोनों मिला के चाइना ये है और हम मेन चाइना है, और इसकी 1992 की जो कंसेंसस है, ये लोग ये कहते हैं कि हमारा चाइना है जो मेन चाइना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों पार्ट्स ये मानते हैं, ये पार्ट और ये मानते हैं कि दोनों एक है, लेकिन ये वाला कहता है कि हम मेन है और ये वाला कहता है कि हम मेन है। यानी 1992 की कंसेंसस है वो अलग अलग, जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है। अब ये सारा कुछ था, अब हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या रिपरकशंस हैं और कैसे। देखिए यूएस का चेंज इन स्टांस हो गया 1979 में के बाद में, जब से यूएस ने एक तरह से माना था कि वो मेन चाइना मेनलैंड है, तो उसके बाद से क्या हुआ, अभी तक कुछ खास तरह के रिलेशंस नहीं, कुछ तरह का ऐसा इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिल रहा था यूएस का ताइवान के अंदर में। और अब क्या हुआ, एकदम से चेंज आ गया। अब ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने वन चाइना की जो पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, उसको अपने एक ट्वीट के तहत चैलेंज किया, और ट्रंप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बार्गेनिंग चिप के इस्तेमाल में। देखिए ट्रंप को यह लगता है कि अगर वो वन चाइना की पॉलिसी को बार बार उठाएंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हम ट्रेड अच्छा कर लेंगे। हम चाइना को यूं कहेंगे कि देखिए हम वन चाइना के ऊपर, जो ताइवान के ऊपर में नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हमको ट्रेड के रूप में कुछ रियायतें दीजिए, टैरिफ घटाइए, या फिर अपनी करेंसी जो है वो आप बार बार डिवैल्यूएट करते हो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसे डिवैल्यूएट मत कीजिए। तो इसको एक बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ट्रंप। और चाइना क्या हुआ, चाइना भी देखिए हाथ पे हाथ धरे तो बैठेगा नहीं, चाइना ने रिएक्ट किया और स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए ताइवान जो है वो बार्गेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ हमारा हिस्सा है और आप इस पे मत बोलिए। जो यूएस मीडिया ने क्या कहा, यूएस मीडिया तो आपको पता ही है ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं, और उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, चाइल्डिश एक्ट कर रहे हैं। और अब आखिरकार देखते हैं कि वन चाइना पॉलिसी है वो है क्या। ये देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, वन चाइना पॉलिसी तो सिंपल सी आपको समझ आ गया हुआ अभी तक। ये जो प्रिंसिपल है वन चाइना का प्रिंसिपल, ये एफर्म करता है कि जो ताइवान पे है वो चाइना की सॉवरेनिटी है, यानी जो ताइवान है वो चाइना का ही एक पार्ट है। ये है वन चाइना पॉलिसी। और इससे वन चाइना की पॉलिसी का, अगर देखिए वन चाइना पॉलिसी के तहत सभी को यह एग्री करना होगा, और सभी को अगर चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो उनको यह रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि चाइना वो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो चाइना का एक पार्ट है। अब देखिए कल को अगर इंडिया कह दे कि हम तो देखिए ताइवान को अलग से कंट्री मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके साथ अलग से कंट्री भी माने और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे कर सकें। तो अभी तक देखिए लेकिन 21 देशों ने यह माना है ताइवान एक अलग देश है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो बड़े देश हैं, ये छोटे मोटे देश हैं। आज के टाइम में किसी की हिम्मत नहीं है वैसे चाइना के सामने वो ताइवान को अलग से देश मान ले। यूएस भी थोड़ा डर डर के कदम ले रहा है। सेंट्रल अमेरिकन और अफ्रीकन जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, छोटे मोटे कंट्री है, इन्होंने ताइवान को अलग से देश माना है।
अब देखिए क्वेश्चन यह उठता है कि क्या ताइवान एक सेपरेट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडेंटिटी है क्या आखिर? कई बार हम देखते हैं ओलंपिक्स में भी ताइवान अलग से आता है, ताइपेई आता है, तो है क्या आखिर ये? देखिए वैसे तो यू कैन से दैट कागजों में तो ये पार्ट ही है, इसका चाइना का पार्ट है, फिर भी एक स्टेटस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। मतलब कि एक चाइना ने भी स्थिति को समझते हुए एक बैलेंस सा तरीका अपनाने की कोशिश करी है। तो बैलेंस सा तरीका कैसे है? बैलेंस सा तरीका ऐसे है कि कुछ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। जैसे देखिए ताइवान कहता है कि हमें तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट अलग से करना है, तो एक अलग से छोटा सा एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर लिया यूएस के साथ में और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूएन के साथ में कि ठीक है ये चाइना का ही पार्ट, लेकिन हम इसे अलग से करने देते हैं, कोई बात नहीं। नाम क्या रहेगा? नाम देखिए, नाम ये रहते हैं जब भी ये होते हैं ना नाम। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी, अब हालांकि देखिए सारी ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं है ताइवान, लेकिन कुछ में है जैसे कि एडीबी और डब्ल्यूटीओ, एपेक, तो इनमें लेकिन जो नाम है ना वो नाम देखिए ध्यान से, ताइपेई चाइना और चाइनीज ताइपेई और सेपरेट कस्टम टेरिटरी ऑफ ताइवान, इस तरह से नाम है। इस तरह से नाम क्यों है? देखिए अगर वो अलग से देश है तो चाइना का नाम क्यों जुड़ा है? चाइनीज ताइपेई, सेपरेट कस्टम ऑफ टेरिटरी ऑफ ताइवान। देखिए ये चाइना ने कंडीशन रखता है। चाइना क्या कहता है, ठीक है आप अलग से इनके सदस्य तो बन जाइए, लेकिन आपके पीछे चाइना लगना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब यूं है कि ये अलग से जो है वो इकोनॉमिक आइडेंटिटी तो है, लेकिन चाइना ने कंडीशंस लगा रखी हैं उस चीज़ पर भी। तो पूर्णतः इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़े कुछ लेवल तक एक स्टेटस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे देख लीजिए ताइवान की वैसे जो है ऑफिशियल डिप्लोमेटिक जो है वो भी हैं, अनऑफिशियल मतलब ऑफिशियल नहीं, रेसिप्रोकल अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक और कंसुलर प्रेजेंस है सभी मेजर कंट्रीज में, जैसे कि यूएस, फ्रांस और जर्मनी, और हमारे देश में भी हैं, इंडिया में और रशिया में भी। अब आगे चलते हैं, चाइना के रीसेंट मूव क्या है, अब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए अब देखिए, अब ये कहता है कि ताइवान कहता है कि हम देखिए डब्ल्यूटीओ के पार्ट हैं, एपेक के पार्ट हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ के पार्ट नहीं है। तो चाइना ने क्या कंडीशन रखी, ठीक है हम आपको डब्ल्यूएचओ का पार्ट भी बनने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन आपको 1992 की कंसेंसस माननी पड़ेगी। अब ये 1992 की कंसेंसस है क्या, ये देखिए याद कीजिए, हमने अभी 1992 का कंसेंसस डिस्कस किया था, ये वाला 1992 का कंसेंसस ये है कि दोनों चाइना भी और ताइवान भी दोनों के दोनों मानेंगे कि दोनों के दोनों एक ही चाइना के हिस्से हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों का अलग अलग हो सकता है। यानी जो मेनलैंड चाइना है, यानी वो माओ वाला चाइना, यानी अभी जी जिनपिंग वाला चाइना, वो तो ये कहेगा कि हमारा जो चाइना है मेन चाइना है और ताइवान हमारा पार्ट है, और जो ताइवान वाला चाइना है वो यूं कहेगा कि जो मेनलैंड है वो हमारा पार्ट है और एक कब्जा है, यानी दोनों चाइना के ही पार्ट हैं। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है कि 1992 की कंसेंसस ये कहते हैं कि दोनों जो पार्ट हैं वो चाइना के ही हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों की अलग अलग हैं। तो इसीलिए चाइना ने कंडीशन रख दी कि आपको डब्ल्यूएचओ में हम पार्टिसिपेट करने देंगे, लेकिन आपको 1992 की कंसेंसस माननी पड़ेगी। उसी तरह देखिए इस बार भी क्या हुआ, अभी इसी साल के शुरुआत में जनवरी में क्या होने वाला था, जनवरी में एक यूएन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होने वाली थी और इनविटेशन भी था ताइवान के पास में, और ताइवान जो पार्टिसिपेट भी करने वाला था, लेकिन चाइना ने पूरा इंश्योर किया कि वो ना करे पार्टिसिपेट, और वो इसमें कर पाने में सफल भी हो पाए। यानी ताइवान यूएन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इस तरह से देखिए कहने का मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो है, चाइना ने उन पर कंडीशंस लगाई हुई हैं, आपका नाम ये होगा, आपको ये करना पड़ेगा, तब हम शामिल होने देंगे। इसलिए थोड़ी बहुत इकोनॉमिक आइडेंटिटी इनके पास में है। तो अब देखिए जो इसकी जो ट्रंप की पॉलिसी है उसके क्या रिपरकशंस, क्या एनालिसिस इसका है, अब आगे क्या हो सकता है। देखिए तो साफ साफ जो ट्रंप ने किया है वो चाइना के एक सोवरेनिटी पर डायरेक्ट चैलेंज है, सोवरेनिटी पर उनका अटैक है, और इससे तो आने वाले टाइम में एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है ताइवान के इशू पर, क्योंकि आपको पता है वो एग्रीमेंट भी यूएस ने साइन किया हुआ है कि अगर कल को ताइवान पर भी किसी तरह का अटैक होता है तो हम ताइवान का साथ देंगे। क्योंकि देखिए अगर कल को चाइना दखलंदाजी करता है ताइवान के अंदर में, तो यूएस को अपना जो है डिफेंस फोर्सेस भेजनी ही पड़ेंगी, नहीं तो देखिए यूएस की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यूएस तो एक सुपर पावर है। यूएस तो अगर चाइना वहां पे अटैक करता है, यूएस ने कुछ नहीं किया, तो यूएस की एक जो सुपर पावर का जो करिश्मा है वो हर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब यही है कि आने वाले टाइम में इस रीजन में पूरी इंस्टेबिलिटी होगी, और साउथ चाइना सी में जो पहले से इंस्टेबिलिटी है वो और भी बढ़ जाएगी, यानी जो पहले से डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं आइलैंड्स पे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और देखिए यूएस को अपने इस पूरे रीजन में जो इसके दूसरे जो इसके एलाइज हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनको भी बोर्ड पे लाना पड़ेगा, इनकी भी राय लेनी पड़ेगी। अगर कल को देखिए डिस्प्यूट बढ़ता है, अगर ताइवान को यूएस चाइना के शिकंजे से अलग कर पाने में सफल हो भी पाया, तो जापान तो इसकी फेवर में नहीं होगा, क्योंकि देखिए जापान के रिश्ते ज़्यादा हर्ट होंगे। कहने का मतलब बस एक एग्जांपल दिया कि एक एलाय का, और जो ऊपर ये बात कह रहे थे जापान, साउथ कोरिया, इनको भी बोर्ड पे ले, यानी इनको भी प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करना होगा कि क्या राय होनी चाहिए ताइवान के इशू पर, और जापान नहीं चाहेगा क्योंकि इससे तो उनके ट्रेड रिलेशन हैं चाइना के साथ में हर्ट होंगे।
तो आगे देख लेते हैं पॉसिबल सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं और बेस्ट सिनेरियो कौन सा होता है। देखिए 4 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए, एक बार सुनोगे तो आपको याद रह जाएगा। दूसरा देखिए, चाइना जो है वो अपने सॉवरेनिटी क्लेम्स करता है ताइवान के ऊपर में। देखिए 4 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो चाइना जो है अपनी जो अपनी सॉवरेनिटी छोड़ दे, ऊपर से देखिए एक ताइवान जो है ऊपर से क्या कर सकता है। हाँ, तो ये 4 पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला तो देखिए चाइना अपनी सॉवरेनिटी छोड़ दे ताइवान के ऊपर में, कभी भी नहीं होगा, चाइना कभी भी नहीं छोड़ेगा। दूसरा देखिए ताइवान एग्री हो जाए अपने आप से ही कि हम मेनलैंड का हिस्सा हैं और हम चाइना में शामिल होने को तैयार हैं, ऐसा भी नहीं होगा। और जो तीसरा है यूएस विड्रॉज कर ले ताइवान से सपोर्ट, यूएस भी ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि ये यूएस की, जैसे हमने अभी कहा कि सुपर पावर है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। और चौथा सिनेरियो जो है वाशिंगटन अपनी कमिटमेंट है वो रिवोक कर ले वन चाइना प्रिंसिपल पे, जो अभी तक स्टेटस को है, चाइना उसको रिवोक कर ले और ताइवान से अलग से डील करे और उसकी सहायता करे ताइवान को अलग से देश बनने में और बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करें। और जो चौथा सिनेरियो है वही उसके होने की ही चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और ट्रंप वही कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का ये जो व्यू है वो मिस फायर कर सकता है और उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन देखिए बात यह है, क्वेश्चन यह निकलता है कि चाइना को फायदा, इसको यूएस को फायदा होगा क्या ऐसा करने से? ट्रंप को क्या फायदा होगा? ट्रंप को यह लगता है कि हम इस चीज़ को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बार्गेनिंग चिप की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि देखिए ऐसा करने से तो इनके जो चाइना और यूएस के हैं ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा बेकार हो जाएंगे, बल्कि फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा यूएस को भी। तो आगे देखते हैं, तो वे फॉरवर्ड होनी क्या चाहिए? देखिए जो वन चाइना की जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक क्विड प्रो नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला ट्रंप को। तो ट्रंप को सोच समझ के फूक फूक कर कदम रखने चाहिए, क्योंकि इससे यूएस के एक कदम से पूरा का पूरा जो रीजन है उससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और यह भी डाउटफुल है, यानी संदेहास्पद है कि जो ट्रंप बार बार अमेरिका को आगे रखने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं और बार बार अमेरिका को आगे रखने की बात करते हैं, उससे अमेरिका के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है कितने सर्व हो पाते हैं इस रीजन में, यानी ईस्ट एशियन रीजन में। और ऊपर से यही बात लास्ट में कंक्लूजन में यही आता है कि पूरे का पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं वो भी हर्ट हो सकते हैं, ना सिर्फ यूएस के बल्कि इनके एलाइज के भी। बस ये पूरा आर्टिकल था। अब आगे वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये देखिए कोच्चि में होने वाला 2 साल में एक बार होने वाले जो 2 साल में एक होने वाला जो एग्जीबिशन है वहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन, उसके बारे में है। तो ज़्यादा देखिए क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है, फिर भी हम रिस्क नहीं लेते, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकाल लेते हैं ताकि आज के तो हम इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो देखिए प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि पिछली बार भी ये करंट अफेयर में था, ये जो मुजिरिस हैं ये कौन है? इसका जवाब आपको देना है कि हु आर मुजिरिस। ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था। तो 3-4 पॉइंट कौन से इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? देखिए ये हर 2 साल में जो कोच्चि के अंदर में एक जो है आर्ट एग्जीबिशन या फिर कल्चरल एग्जीबिशन आप इसे कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इसमें होता है। और जो है जो हमारी गवर्नमेंट जो स्मार्ट सिटीज़ चला रही है, यहाँ पे आके देखना चाहिए कि कोच्चि की सिटी ने किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और हर तरह से इवन कल्चरल ढंग से भी सभी तरह के धर्मों के लोग बहुत एंशिएंट टाइम से यहाँ पर आके बस रहे हैं और यहाँ पे एक अलग तरह का कल्चरल एक्सपीरियंस कोच्चि में देखने को मिलता है। और जो ये पार्टिसिपेशन है 2 साल में एक बार ये एग्जीबिशन होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, काफ़ी अच्छा होता है, टेक्निकल टर्म्स में भी काफ़ी यहाँ पे यू कैन सी दैट अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ऊपर से ये कोच्चि की सिटी काफ़ी तारीफ करते हैं, जैसे कि कोच्चि काफ़ी साफ सफाई कोच्चि में रहती है। और इस तरह की जो लाइन है वो देखिए ऐसे में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे लॉन्ग बिफोर फादर ऑफ नेशन हैज़ बीन टर्म्ड इनटू सोशल वर्कर विद ए ब्रूम, यानी जब हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने झाड़ू उठाई थी स्वच्छ भारत के लिए, उससे काफ़ी पहले जो केरला का कोच्चि है वो अपने आप को स्वच्छ रख पाने में सफल हो पाया है। इस तरह की लाइनें यूज की जा सकती हैं। बस कुल मिला के यही है, ज़्यादा यूँ नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कल्चरल एग्जीबिशन लगता है, सभी धर्मों के लोग मिल के आते हैं और काफ़ी आर्ट का प्रदर्शन अच्छा होता है यहाँ पे, काफ़ी पहले से इसकी तैयारी होनी स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी लोग इसको देखने आते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वही, और बाकी तो कुछ नहीं। ऐसा भी आ सकता है, वैसे प्रीलिम में भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी सिटी है साउथ इंडिया में जहाँ पे जो है बायनल लगता है, यानी 2 साल में एक बार एग्जीबिशन लगता है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। आगे वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो नीचे का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है एथिक्स के दृष्टिकोण से भी और पेपर 2 के दृष्टिकोण से भी। तो इस सबसे पहले तो इसकी यूटिलिटी डिस्कस करते हैं। यूटिलिटी है क्या? एथिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एथिक्स के टॉपिक में और एथिकल डायलेमा में भी, ऐसे में भी ये इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कंसिडरिंग आवर मोरल वैल्यूज लाइक वासुदेव कुटुम्बम, शुड वी टेक स्टैंड ऑन सीरिया इशू एंड इंटरवीन इन एलोपो टू ईज डाउन द सफरिंग ऑफ पीपल? क्या हमें सीरिया के अंदर जो है इंटरवीन करना चाहिए
तो अब हम इसके दोनों चीज़ें, एथिकल पक्ष भी इसका डिस्कस करते हैं और दूसरा पक्ष भी डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको याद होगा 16 दिसंबर को हमने शिवनाथन का एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जो हमने यह भी कहा था कि उस टाइम पे एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस टाइम पे, आपको याद होगा। और शिवनाथन ने काफ़ी अच्छी बातें कही थी कि उन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि हमें देखिए, हमारा क्या मीडिया सो रहा है, इंडिया में कुछ भी बात नहीं हो रही, और हमारा मीडिया जो है वो विराट कोहली की जीत को दर्शा रहा है। इस तरह की बातें उस टाइम पे शिवनाथन ने कही थी। अब जो ये आर्टिकल लिखा है, ये एक फॉरेन डिप्लोमेट ने लिखा है, तो इस आर्टिकल में आपको एक बैलेंस्ड और प्राग्मेटिक अप्रोच देखने को मिलेगी, और जो हमें पेपर 2 में लिखनी है। यानी देखिए, जो शिवनाथन ने लिखा था वो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से लिखा था सिर्फ, और ये जो आर्टिकल है वो पेपर 2 के दृष्टिकोण से, और ये प्राग्मेटिज्म यानी एक जो रियलिज्म है, एक बैलेंस्ड रवैया अपनाया है इन्होंने। तो अब डिस्कस करते हैं जल्दी से इसके। जो प्रोफेसर है, देखिए, अब ये इन्होंने पहले पैराग्राफ में तो वही बात लिखी है कि जो प्रोफेसर शिवनाथन ने आर्टिकल लिखा था वो इरिटेट थे, फ्रस्ट्रेट थे इस बात पे कि किस तरह से वहाँ पे किलिंग्स हो रही है और इंडिया इस बात पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, यानी इंडिया कुछ भी स्टैंड नहीं है। तो क्या देखिए, ये अपने आप के बारे में कहते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि राइटर स्पोर्ट्स द प्रैग्मेटिज्म हाउ, मतलब ये कहते हैं कि मैं एक प्रैग्मेटिस्ट हूँ, इस तरह की बात ये करते हैं। और देखिए, ये कहते हैं कि जब भी कोई फैसला लेने की बात आए तो नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी हमें सिर्फ भावनाओं में बहकर अपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ भावनाओं में, इमोशन से डिसीजन नहीं लिए जाते, डिसीजन लिए जाते हैं अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट पर, अपने देश के प्रैग्मेटिज्म पर, इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। और आमतौर पर ऐसी ही अप्रोच देखने को मिलती है। और ये जो मोरलिटी होती है तो डुबियस मोरलिटी होती है। आप एग्जांपल लीजिए, एक देश का देशभक्त दूसरे देश के लिए आतंकवादी होता है, और बहुत बार ऐसा देखने को भी मिलता है। और दूसरा देख लीजिए, जैसे इराक और मिडिल ईस्ट में ऐसा लोग लड़ रहे हैं, जो आतंकवादी हैं वो किसी के लिए वो आतंकवादी देशभक्त हैं और किसी के लिए वो आतंकवादी हैं। तो जो मोरालिटी होती है वो हमेशा डबल मीनिंग की मोरालिटी होती है। आज वो चीज़ हमारे लिए मोरालिटी है तो किसी और के लिए वो मोरालिटी नहीं है, वो किसी और के लिए टेररिज्म है, कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि इनका कि डुबियस मोरालिटी की ये बात करते हैं। और इंटरवीन करने से पहले ये कहते हैं कि हमें सीरिया की सिचुएशन को समझ लेना चाहिए। तो सीरिया की सिचुएशन आपको पता ही है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। 4 लाख लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, और एक पूरी की पूरी जनरेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, और पूरी की पूरी जनरेशन जो बच्चों की है वो उन्होंने अपना बचपन खो दिया है, और एजुकेशन से उनको वंचित रखा जा रहा है। और जो प्राइसलेस हेरिटेज है ह्यूमन काइंड की, वो भी नष्ट हो रही है। वहाँ पर एक सभ्यता की सभ्यता वहाँ पर नष्ट हो रही है। यह एक सिविल वार नहीं है, बल्कि इसमें तो सारे के सारे एक्टर आए हुए हैं, पूरे एक्सटर्नल एलिमेंट्स, हर एक पड़ोसी देश यानी जो रीजनल कंट्रीज हैं वो इसमें आए हुए हैं। ना सिर्फ पड़ोसी देश बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी अपना अपना फायदा सोचकर इस देश में आए हुए हैं। ये कहते हैं कि इस देश में पता ही नहीं लग पा रहा, जो सही में ये इस आर्टिकल में लिख रहे हैं इस बात से कि सीरिया में पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन किससे लड़ रहा है। कुछ लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, कुछ सीरिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुछ ISIS के खिलाफ में लड़ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं। तो इस सिचुएशन में इंडिया का वहां पे जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये कहते हैं कि तो इंडिया को करना क्या चाहिए। ये कहते हैं कि इस तरह से सिचुएशन वहाँ पे सीरिया के अंदर है तो इट मेक सेंस, इससे सेंस है कि इंडिया को वहाँ पे दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस सिविल वार में तो अगर इंडिया जाएगा तो इंडिया को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम इनडिफरेंट शो करें। इसका मतलब यह तो कतई ही नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें और कुछ भी ना करें वहाँ पर हो रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर। तो इंडिया को बोलना चाहिए। ये एग्जांपल देते हैं फिर सोमालिया में। ये कहते हैं कि देखिए, सोमालिया में एक तरह से नरसंहार हुआ था 1990 के दौरान में, 1990 के दौरान में। तो उस टाइम पे इंडिया जो था वो एक परमानेंट मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का। तो उस टाइम पे जो इंडिया ने किया वही आज कर सकता है। उस टाइम पे इंडिया ने क्या किया, उस टाइम पे इंडिया ने हर एक जो काउंसिल थी उसको ऑथराइज किया और कहा कि देखिए, आप जो सोमालिया में हो रहे नरसंहार को रोकिए। यानी जो रेजोल्यूशन हुआ UN में हमने उसको सपोर्ट किया। और वही तरीका उस टाइम पर सोमालिया में हमने UN में रेजोल्यूशन लाकर किया, उसको सपोर्ट करके किया, वही तरीका आज हम सीरिया पे स्टैंड लेकर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखिए, सीरिया पे हम स्टैंड तो लेंगे, और जो वहाँ पे जो लोगों की जानें जा रही हैं, निर्दोष लोगों की, उस पर स्टैंड तो लेंगे, लेकिन अपने एक अलग तरीके से। और देखिए, हमें इस पर स्टैंड तो लेना चाहिए। अब कैसे लेना चाहिए, अब ये बताते हैं डिटेल से। देखिए, ये कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी प्रॉब्लम है सीरिया में जो सिचुएशन उभर कर आ रही है, और इस पर इतने सारे एक्टर्स दो तरफ एक्टर हैं। देखिए, अब रसिया, ईरान और चाइना एक साथ हैं,
और भी काफ़ी देश एक साथ हैं, और जो यूएस एलाइज हैं वो एक तरफ हैं, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हम एक तरफ का स्टैंड लेते हैं तो क्या होता है, हमारे रिलेशंस दूसरे तरफ से खराब होते हैं। अब देख लीजिए अलेप्पो पे जो बमबारी हो रही है, तो अगर हम इसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो रशिया हमसे नाराज हो जाएगा। तो हमारी दिक्कत यह है कि हम किसी भी नाराज नहीं कर सकते, हमारी दोस्ती सबके साथ में है, और हम एक तरह से ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते कि ये यूएस को खुश कर दें, रशिया को नाराज कर दें। तो यही हमारी दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए ऐसे कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, जो ना तो किसको डिनाउंस करेगा, ना तो देखिए किसी को क्रिटिसाइज करेगा, ना ही किसी के खिलाफ कुछ बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा तो एक चीज के खिलाफ में, क्या, जो सीरिया के अंदर जा रही हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे पैदा हुए हैं, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और यह करने से ऐसा हमें कोई भी नहीं रोक पा रहा। और ये एग्जांपल भी देते हैं, ये कहते हैं कि जैसे अभी फ्रांस और रशिया के बीच में एक डील हुई थी, रेजोल्यूशन पास किया गया था, किस लिए, जो एलेप्पो में जो लोग फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। तो इस तरह की चीजों को तो हमें कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं ना, हमें कौन रोक रहा है, लेकिन हम नहीं करते। तो यही बात है। तो लास्ट में एक अच्छी लाइन ये लिखते हैं, जो नो रीजन फॉर अस टू मेंटेन आवर साइलेंस। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। Good morning. Today is 23rd December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर छोटा आर्टिकल है इनकम टैक्स की रेट्स के बारे में, कैसे जो डिमोनेटाइजेशन के बाद में हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के जो लोकेशंस हैं उन पर छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, और कैसे ब्लैक मनी को कुछ एक्सटेंड पर लोकेट कर पाने में इनकम टैक्स अथॉरिटी सफल हो पाई हैं। नीचे जो आर्टिकल है पोलैंड के बारे में आर्टिकल है। पोलैंड में एक तरह से जो डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट हो रही है, और इसी बात पर यूरोपियन काउंसिल जो है उसने लताड़ लगाई है और वार्निंग दी है पोलैंड को। ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस नज़रिए से, हम एक अलग नज़रिए से इसको डिस्कस करेंगे, वो अब आएगा। ये जो आर्टिकल है देखिए, ये है जो ट्रंप ने अभी ताइवान को कॉल किया था इलेक्ट होने के बाद में। तो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी का एक उल्लंघन है, और इसके क्या रिपरकशंस होंगे उसी के बारे में ये आर्टिकल, हाँ हम इसे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे। ये देखिए कोची का आर्टिकल है एक। कोची में एक बाय एनियल यानी 2 साल में एक प्रोग्राम होता है, कल्चरल एग्जीबिशन, जो कुछ भी आप इसे कहिए। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, 3-4 पॉइंट्स इसमें से उठाएंगे ताकि हम अपना आंसर अटैम्प्ट कर सकें और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पूरा, क्या हमें सीरिया में इंटरवेन करना चाहिए, या सीरिया के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर एलेप्पो में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुए हैं। तो ये एथिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप देखते हैं सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स की रेट्स हुई हैं उनका क्या किसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो पेपर 3 के लिए साफ साफ इकोनॉमिक्स में वो इंपॉर्टेंट है, ब्लैक मनी से रिलेटेड। दूसरा ऐसे में देखिए, अभी इस डिमोनेटाइजेशन के बाद में जिस तरह से हाई प्रोफाइल रेड्स हो रही हैं, जैसे अब देखिए तमिलनाडु का केस देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी के घर पर रेड हुई, उनके ऑफिस पर रेड हुई। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि अब हम सॉफ्ट पावर नहीं रहे, अब हम ऐसी पावर बन गए हैं कि हम जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है उसे ले पाने में सक्षम हो रहे हैं। जैसे हाई प्रोफाइल, पहले लोग कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स का कुछ नहीं होता, पॉलिटिशियन का कुछ नहीं होता, उस तरह की टेंडेंसी से हम दूर जा रहे हैं। इस तरह का एक पॉइंट हम लिख सकते हैं ऐसे के अंदर में। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखिए साफ साफ ये बनता है कि डिमोनेटाइजेशन हैज ब्रॉट द मिक्स्ड फ्रूट, मतलब दोनों तरह के फायदे या नुकसान हुए डिमोनेटाइजेशन से। पीपल हैव सफर्ड, लोगों ने सफर किया, बट इट आल्सो हैज लिटिल गेन टू चीयर। इस पे कमेंट कीजिए इस पूरी बात पर आप। तो अब देखते हैं कौन सा ये लिटिल गेन है, कौन सा ये मोर पेन है। कंटेक्स्ट तो आपको पता ही होगा, डिमोनेटाइजेशन, लोग अपना मनी जो है ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करवाने में सफल हो पाए हैं। और दूसरा ये देख लीजिए, सरकार ने जो एक नई स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगर लोगों के पास में ब्लैक मनी होता तो क्या होता, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्कीम का फ़ायदा उठाते, क्योंकि लोगों को लगता कि कम से कम वेस्ट जाने से तो अच्छा है, कम से कम जो भी है 50% तो हमें मिलेगा उसका। तो लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा भी काफ़ी कम लोग उठा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट करवा लिया है। अगर लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट नहीं करवाया होता इलीगल मीन से, बैंक की सहायता से, जो बैंक के करप्ट लोग हैं, सभी नहीं, जो कुछ बैंक के करप्ट लोग हैं उनकी सहायता से, तो ये इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, लेकिन इस स्कीम में लोग आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है ना कि वो दूसरे मीन से आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दूसरा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर है। अब देखिए, सारे के सारे अगर पैसे वापस आ गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से किरकिरी होगी, और लोग कहेंगे कि इतना बड़ा सब्जेक्ट जो डिमोनेटाइजेशन का जो है ये स्टेप उठाया गया, फिर भी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी दृष्टिकोण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक जो अपने एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रेट्स देखने को मिलेंगी। इस तरह का ये आर्टिकल है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं पेपर 3 में। और देखिए अगला आर्टिकल जो है वो उसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए ये आर्टिकल है, ये पोलैंड का एक आर्टिकल है। हो क्या रहा है,
पोलैंड में एक तरह से डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पे भी सरकार अपने लॉयलिस्ट को इस्टेब्लिश कर रही है। तो इसका देखिए पेपर 2 के लिए इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। लाइक ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पोलैंड। अब देखिए इंटरलिंक कीजिए, ये आर्ट है, ये थोड़ा सीखने की हम कोशिश करते हैं इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं। देखिए पोलैंड में अब वहाँ पे डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है, तो डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है तो वहाँ के यूरोपियन यूनियन ने लताड़ लगाई है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप ऐसा मत होने दीजिए। अब इंटरलिंकिंग ऐसे कीजिए कि आप अगर सार्क में ऐसा होता है, मतलब आप देख लीजिए बांग्लादेश में बहुत कुछ होता है, नेपाल में बहुत कुछ होता है, क्या सार्क में इतनी हिम्मत है कि नेपाल को कह के, भूटान को या फिर बांग्लादेश को कह के कि आपके देश में डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रही है, आप कुछ एक्शन लीजिए? नहीं। तो इंटरलिंकिंग ऐसे हो सकती है इसकी कि यूरोपियन यूनियन इतनी स्ट्रोंग है, ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे एशिया में क्यों नहीं है? तो इस तरह से आप एक पॉइंट दे सकते हो कुछ। अगर आप कल को सार्क डिस्कस करते हो तो आप कह सकते हो कि हमारी जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो यूरोपियन यूनियन की तरह स्ट्रोंग नहीं है। वहां पे तो यूरोपियन यूनियन ने तो पोला रहे हो, वहां पे मीडिया की फ्रीडम हर्ट हो रही है और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है, वोटिंग राइट्स भी छीने जा रहे हैं। तो इस तरह की देखिए यूरोपियन यूनियन का कर्तव्य क्या है? यूरोपियन यूनियन यह भी देखता है कि जो जितने भी उनके मेंबर कंट्री हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हनन ना हो, और डेमोक्रेसी पहली कंडीशन है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने वार्न किया है कि डेमोक्रेसी तो पहली कंडीशन है कि जिसके बेस पे आप यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए हो, और वही डेमोक्रेसी आपके देश में हर्ट हो रही है। तो इसीलिए इन्होंने वार्न किया पोलैंड को। अब देखिए दूसरा, अब उसके बाद में एक दूसरी भी बात कही है यूरोपियन यूनियन ने कि अगर आप ऐसा ही होता रहता है तो हम मजबूर होंगे यूरोपियन काउंसिल में हम आपके वोटिंग राइट्स छीन लेंगे। यूरोपियन काउंसिल आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। यूरोपियन काउंसिल जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है इसमें, यूरोपियन काउंसिल में। यानी अगर ऐसा ही होता रहा पोलैंड में तो यूरोपियन काउंसिल में इनकी जो है इनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो वोट नहीं कर सकेंगे। बस इतना ही इस आर्टिकल में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब वो सब कुछ छोड़िए कि पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी हर्ट हो रही है, कैसे वो राइट्स नहीं दे रहे, कैसे दे रहे हैं, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक एंगल इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया। तो हाँ जी, ये रहा आपका टेस्ट। तो यहाँ पे बताइए ये कौन सा देश है? 1, 2 और 3 देशों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे 3 कौन से देश हैं? 1, 2, 3। तो आगे चलते हैं। अब अगले आर्टिकल की क्या यूटिलिटी है देखिए। और यूटिलिटी देखिए, हम ये बीच वाला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी नहीं आएगा, इस पे कुछ नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको भी हम इंटरलिंकिंग की दृष्टिकोण से देखेंगे। पेपर 2 के लिए साफ साफ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लेस चांसेस हैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आने के। ये मेनली रिलेशंस बिटवीन द यूएसए एंड चाइना है, और वो भी ताइवान पे फोकस्ड है। पूरा का पूरा आर्टिकल ताइवान पे ये फोकस्ड है, और कैसे यूएस और चाइना के रिलेशंस और स्टेबिलिटी इन द साउथ चाइना सी। तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विद द रीसेंट चेंज स्टांस ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, रिलेशन बिटवीन चाइना एंड द यूएस आर टेकिंग न्यू टर्न, व्हाट रिपरकशंस इट मे हैव ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ईस्ट चाइना रीजन। देखिए यह क्वेश्चन भी क्या पता ना ही आए, क्योंकि चाइना और यूएस का हो गया, और ज़्यादातर यूपीएससी जो फोकस करती है इंडिया के रिलेशन पर फोकस करती है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वट रिपरकशंस इट मे हैव ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ईस्ट एशिया रीजन। जो ये एपेक वगैरह का ये साउथ चाइना सी है, इस पे क्या फर्क पड़ता है? साउथ चाइना सी मान लीजिए आप, यहाँ पे तो इंडिया भी अपना तेल निकाल रहा है वियतनाम के अंदर, इंडिया एक्सरसाइजेज भी करता है, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान के साथ करता है, यूएस के साथ को डेमोक्रेसी डाइल्यूट होने पर उनको एक वार्निंग दी, लेकिन हमारे में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस तरह से आप आपस में इंटरलिंकिंग कर सकते हो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉइंट्स की। मतलब अगर आप आज ना भी आपको पता लगा हो तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम इंटरलिंकिंग और भी करेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए अलग ढंग से क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब सार्क का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, फिर भी क्वेश्चन बन सकता है। रीजनल इंटीग्रेशन इन यूरोप इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन इन द साउथ एशिया, डिस्कस इट विद द रिसेंट कैंसिलेशन ऑफ सार्क समिट। अब देखिए यूपीएससी ऐसे इंटरलिंकिंग करता है। सबसे पहले तो हम पोलैंड की लोकेशन देखते हैं, ये देख लेते हैं। पोलैंड की लोकेशन यहाँ पे है, ये देखिए हाईलाइट करूँ, यहाँ पे है। साथ ही के पड़ोसी देश देख लीजिए, जर्मनी के साथ इसकी सीमा भिड़ती है। नीचे देखिए चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, साइड में यूक्रेन है, बेलारूस है। ध्यान से देख लीजिए, आपका टेस्ट होगा। फ्रांस है, देख लीजिए दोबारा से देख लीजिए, फ्रांस है, और यहाँ पे जर्मनी है, बेल्जियम भी है, ये रहा बेल्जियम, और ये सारे देश हैं, हंगरी। ठीक है, तो टेस्ट होगा आपका, याद रखिएगा। ऊपर से ये जो है हमारे स्कैवेंडियन कंट्री हैं, इनकी जो है एचआर जो इनकी एचडीआई होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इनमें काफ़ी अच्छा होता है। डेनमार्क का भी अच्छा है। तो ये पोलैंड, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, अब तो यूक्रेन, अब तो याद हो ही गया होगा सब। तो अब देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ऐसे होता है वहाँ पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। यूरोपियन जो यूनियन है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, वहाँ की अपनी पार्लियामेंट भी है, यानी यूरोप के देशों की एक बड़ी पार्लियामेंट।
ये देखिए यहाँ पर यूरोप के देशों की सभी देशों के ऊपर में अलग से पार्लियामेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहाँ जमा होते हैं। यूरोपियन काउंसिल क्या होती है वो देख लीजिए आप। यूरोपियन काउंसिल होती है जो यूरोप के जो इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का समूह इकट्ठे होकर जो डिसीजंस लेते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो भी इसके होते हैं। बस ये है, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यूरोपियन काउंसिल भी होती है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी होती है और ये कोर्ट भी है। तो इसे जब हम अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करेंगे तब ये यूरोपियन यूनियन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है आगे, अब आर्टिकल में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ले लेते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन ने अब वार किया, ये वारन किया, ये देखो वारसा को जो उसकी पोलैंड की राजधानी है, रूल ऑफ लॉ के लिए कि वहाँ पर जो ये इनके कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं क्या है इनका नाम, जार्सोला और ये कुछ नाम अजीब सा है, विच रन्स द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली टिंकर्ड विद द अंडरमाइंड एंड इंस्टीट्यूशंस। ये कहते हैं, यूरोपियन यूनियन कहती है कि आपके देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडरमाइन हो रहे हैं, आप अपने लॉयलिस्ट को लगा और लोगों ने सफ़र किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लिटिल गेन है क्या, देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद में जब लंबी लंबी कतारें लग रही थी तो कुछ लोग जो हाई प्रोफाइल लोग थे जैसे ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफिशियल्स की सहायता से, इनकी संलिप्तता से, सहभागिता से कुछ हद तक ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने पाने में सफल हो गए हैं। जैसे आपको पता लगा कि देखा ही होगा इनकम जो एक्सिस बैंक है उनके बैंक ऑफिशियल्स भी संलिप्त पा गए इस तरह की एक्टिविटीज़ में। ऊपर से देखिए जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने कई जगह छापे मारे और कुछ हद तक इन्होंने कई बड़ी मछलियाँ पकड़ी। मतलब पहले लोग कहते थे कि छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, बड़ी मछलियाँ जैसे अब जो तमिलनाडु के हैं चीफ सेक्रेटरी, उनका एक पारसमल है जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनका नाम सामने आया। और भी कई लोकेशंस में काफ़ी बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं। और इनमें से कौन कौन से, जैसे कि माइनिंग बैरन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस, इन सब के नाम सामने आए हैं। और लिटिल गेन है क्या देखिए ये इनका नाम है चीफ सेक्रेटरी का। इन हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ पे जो छापे पड़े हैं कम से कम एक सिग्नल देता है कि देखिए सिग्नल इस तरह का है कि हालांकि बहुत पैसे पकड़े गए हैं फिर भी ये टिप इन द आइसबर्ग है, एक तरह का सिग्नल जो है कि हाँ भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, ब्लैक मनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऊपर देख लीजिए जो ये सारे जो बहुत सारे ऐसे छापे पड़े तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर में लेकिन ये तमिलनाडु और कर्नाटका का सिर्फ फेनोमेनन नहीं है, पूरे इंडिया का ये फेनोमेनन है। लेकिन अगर देखिए दूसरे स्टेट्स में अगर लोग नहीं पकड़े गए तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ थोड़ी वीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटका में ज़्यादा पकड़े गए इसका मतलब यहाँ पे जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या फिर दूसरी ईडी वगैरह की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं आप कह सकते हैं। लेकिन अब वही बात सामने आ रही है ब्लैक मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो पकड़े गए हैं पैसे वो सिर्फ एक टिप इन द आइसबर्ग है, कुछ भी नहीं है जो पकड़े गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अब जबकि डिमोनेटाइजेशन जब ये डिक्लेयर हुआ था तब क्या थे 15.4 लाख करोड़ तब सर्कुलेशन में थे और डेडलाइन है 30 दिसंबर की, और 10 दिसंबर तक अभी तक जैसे आरबीआई ने कहा कि 12 लाख करोड़ तो वापस ही आ चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि 30 दिसंबर आते आते एक बड़ी संख्या में जितना सर्कुलेशन में था उतना ऑलमोस्ट 14-15 तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, ऐसा कहना है जो सेक्शन है, काफ़ी इकोनॉमिस्ट है उनका। तो देखिए 14-15 अगर वापस आ जाएगा तो डेफिनेटली काफ़ी संख्या में